ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अभी तक जो करंट्स आपने देखी हैं वो डीसी करंट्स हैं, यूनिडायरेक्शनल, जिनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती हैं, और सोर्सेज जो है वो बैटरीज होती हैं। ओके, यहाँ पर अब ऑल्टरनेटिंग करंट हमें पता है हमारे हाउस होल्ड में जो पावर सप्लाई आती है फ्रॉम द ग्रिड स्टेशन, वो ऑल्टरनेटिंग एसी करंट होती है। और एसी करंट कैसे जनरेट होती है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। ओके, एसी करंट की बेसिक्स जो है, जनरेशन की बेसिक्स जो है वो हम यहाँ पर, ऑफ कोर्स वहाँ काफी सारी इंजीनियरिंग डिटेल्स होंगी इसको जनरेट करने में, और इंजीनियरिंग डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो हम इंजीनियर्स के लिए छोड़ देंगे। हम बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। ओके, बेसिक फिजिक्स प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट generation of AC. Okay, generation of AC, how AC is generated. अब यहां पर डायग्राम में मैंने एक कॉइल कंसिडर की है। ओके, मे बी एन टर्न्स, कॉइल के एन टर्न्स हैं, और ये दो एंड्स जो कॉइल के हैं वो यहां से आ रहे हैं। दीज रिंग्स वी कॉल देम स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स पे ये ब्रश लगा हुआ होता है, और ब्रश से फिर आप कनेक्शंस लेते हैं। अगेन ये इंजीनियरिंग डिटेल्स हैं, या जनरेटर में जो डिटेल्स हैं वो हैं जिन पे हम ज्यादा फोकस यहां पर इस टॉपिक में नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जनरेशन कैसे होता है ना। इसका फायदा क्या है, थोड़ा सा इसका फायदा क्या है, जब आप लूप को रोटेट कर लेंगे इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, हमें रोटेट करना है, तो ये रिंग्स जो है वो रोटेट कर लेंगे, उसके वजह से ट्विस्टिंग जो होगी यहां पर वायर्स की वो नहीं होती है। सो ये यहां पर एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, मैकेनिकल अरेंजमेंट है, जिसके वजह से इन वायर्स की ट्विस्टिंग जो है वो नहीं होती है। अदरवाइज हमारी डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस है कि अगर आप ऐसे सिस्टम लेंगे और कॉइल को रोटेट कर लेंगे, ये यहां पर ट्विस्टिंग हो जाएगी। ओके, एंड दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। सो ये अरेंजमेंट यहां पर है उस ट्विस्टिंग को अवॉइड करने के लिए। सो वो पार्ट हमारे डिस्कशन का पार्ट अब नहीं होगा, हम यहां पर फोकस कर लेंगे। सो हमारे पास एक कॉइल है, एक लूप है, जिसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा हुआ है, और इस कॉइल को आप रोटेट कर रहे हैं विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी। डी जो है, आई एम यूजिंग दैट डी फॉर ड्रिवन, डी फॉर ड्रिवन। अब ये ड्रिवन हम वहां पर क्यों यूज करते हैं, आपने लास्ट सेशन में एलसी ऑसिलेशंस देखी हैं, और एलसी ऑसिलेशंस में हमने देखा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशंस की है, वहां पर करंट हमने देखा ऑसिलेट करती हैं, वहां पर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हमने देख लिया ऑसिलेट करती हैं। तो उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशंस की, उसको हमने ओमेगा 0 से रिप्रेजेंट किया था, एंड दैट वाज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एलसी। और उसको अगर आपको याद हो, हमने उसे कहा था नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिससे सिस्टम लव्स टू ऑसिलेट। ओके, सिस्टम लव्स टू ऑसिलेट विद दिस फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर और ग्रेड 11 से आपने ऑसिलेशंस में ये भी देखा है कि एक तो फ्री ऑसिलेशंस होती है। रिमेंबर, एलसी ऑसिलेशंस फ्री ऑसिलेशंस थी। आपने क्या किया था, आपने कैपेसिटर को चार्ज किया था, उसके बाद इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया था, उसके बाद ऑसिलेशंस खुद ब खुद हुई थी, आपकी कोई इंटरफ्रेंस बाद में नहीं थी। ओके, बाद में आपकी कोई इंटरफ्रेंस नहीं थी। सो वो फ्री ऑसिलेशंस थे, जिसमें आप सिर्फ इनिशियल किक देते हैं। ओके, इनिशियल किक देते हैं, उसके बाद थिंग्स हैपन ऑन इट्स ओन। और कहीं पर फोर्स्ड ऑसिलेशंस है, ये मार्कर जो इसे मैं फोर्सफुली ऑसिलेट करा रहा हूं, मैं इसे ऑसिलेट करा रहा हूं। अब मैं इसे कैसे ऑसिलेट कर, दो चीजें यहां पर देखते हैं। ये अगर मार्कर है, इसको मैं यहां पर छोड़ रहा हूं, इट ऑसिलेट्स। ओके, इट ऑसिलेट, ऑब्वियसली यहां पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो ऑसिलेशंस डाई आउट होती है। तो इट ऑसिलेट्स विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट ऑसिलेट्स विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जो इसके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड कर लेगा, कहां पर है, इसकी लेंथ पे डिपेंड कर लेगा, आपने कहां पर होल्ड करके रखा है उस पे डिपेंड कर लेगा, व्हाटएवर। इसकी एक नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एक खास तरीके से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन अब अगर मैं इसे ऑसिलेट करा दूं, मैं इसे ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं इसे ऐसे भी ऑसिलेट कर सकता हूं स्लोली, मैं ऐसे और भी स्लोली ऑसिलेट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। इट इज ऑसिलेटिंग, ट्रस्ट मी, इट इज ऑसिलेटिंग। इट मे टेक 100 मिलियन ईयर्स टू रिटर्न बैक।
ओके, ये ऑसिलेट, सो ये अब ऑसिलेट मेरी मर्जी से कर रहा है, इनको हम फोर्स्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द ड्राइवर, जो ऑसिलेशंस को ड्राइव करता है। सो इसलिए यहां पर वो ड्रिवन वाला हम यूज कर लेंगे। ओके, विल सून सी कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है, सो विल कॉल दैट ड्रिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो एक तो है नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी जहां पर फ्री ऑसिलेशंस होती है, सिस्टम लव्स टू ऑसिलेट विद दिस फ्रीक्वेंसी, विद दिस नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहां पर आप इंपोज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को, वो लेटर ऑन हम देख लेंगे, वो ओमेगा डी ही होगा जिससे ये एंगुलर वेलोसिटी जो आपने इसको लूप को दी है। खैर, सो हमारे पास लूप है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी हो सकता है, जनरेटर्स में परमानेंट मैग्नेट्स होती है। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वहां पर लगा हुआ होता है जिससे वो ऑसिलेट कर लेगा। या आपने गैल्वानोमीटर में देखा है, गैल्वानोमीटर में आपने सिलेंड्रिकल पोल पीसेस देखे हैं जहां पर वो कॉइल जो है वो फिर रोटेट करती है। सो वैसा ही कुछ सोर्स है कुछ मैग्नेटिक फील्ड का, वट एवर द सोर्स, हमारा उसके साथ गर्ज यहां पर नहीं है। सो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप है यहां पर। अब इस लूप को आप रोटेट कर रहे हैं ना, इस लूप को रोटेट करने से क्या होगा, इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो चेंज हो जाएगा। लेट मी शो यू हियर समथिंग। ये सपोज ये हमारे पास लूप है, ये हमारे पास लूप है विद सम टर्न्स। ओके, ये एल्यूमिनियम वाला पार्ट जो है वो वायर्स हैं, वहां पर टर्न्स हैं। अब इसको आप रोटेट कर रहे हैं, से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेट। सो ऑब्वियसली जब ये यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे लूप ऐसे होगा, तो इसके थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जाएंगी। दैट मींस इस ओरिएंटेशन में इसका फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन फिर जाके जब ये ऐसे बन जाएगा रोटेट करते करते, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, यहां से फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो कोई फील्ड लाइन ऐसे नहीं है जो एक साइड से आ रही है फिर दूसरे साइड से निकलेगी, ऐसी कोई फील्ड लाइन नहीं है। सो दैट मींस यहां पर फ्लक्स जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ऑफ कोर्स वी आर नेग्लेक्टिंग दिस थिकनेस, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो फील्ड लाइंस ऐसे सीधे ही जाएंगी पैरेलल टू दिस सरफेस, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द लूप, तो इसको क्रॉस नहीं कर रही है। दैट मींस यहां पर फ्लक्स जीरो के बराबर होगा। तो यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम था, मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके थ्रू जा रही है, यहां पर फ्लक्स सडनली जीरो बन गया, डिक्रीज होते होते जीरो बन गया। यहां पर फिर आप फर्दर रोटेट कर लेंगे, यहां पर फिर से मैक्सिमम होगा, यहां पर फिर से जीरो होगा, यहां पर फिर से मैक्सिमम होगा, यहां पर फिर से जीरो होगा, फिर से मैक्सिमम, फिर से जीरो। सो जब आप इसको रोटेट कर लेंगे, इसका फ्लक्स जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा। Maximum decreases to zero, increases to maximum, decreases to zero, increases to maximum, decreases to zero, again increases to maximum, decreases to zero, maximum zero, maximum zero. So flux is continuously changing. So इस लूप को रोटेट करने से, इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से हमें क्या अचीव हो रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है। नाउ फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, something of utmost importance, profound importance in physics and in engineering, Faraday's law जो आपने पहले ही देखा है। Faraday's law हमें कहता है, Faraday's law हमें कहता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा किसी लूप के थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा इस लूप के थ्रू, ईएमएफ इंड्यूस होता है। और किसके बराबर ईएमएफ इंड्यूस होता है, माइनस एन टाइम्स डी फाई बी बाई डी टी, माइनस एन टाइम्स डी फाई बी बाई डी टी। एन जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें कितनी टर्न्स हैं। ओके, डी फाई बी बाई डी टी, फाई बी है फ्लक्स, इसके थ्रू कितना फ्लक्स है, और डी फाई बी बाई डी टी, दिस डी फाई बी बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो जब भी फ्लक्स चेंज होगा, ओके, जब भी फ्लक्स किसी लूप के थ्रू चेंज होगा और यहां पर चेंज हो रहा है इसके रोटेशन से, तो ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। और ईएमएफ इंड्यूस करने से फिर अगर लूप कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट है, तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। ओके, करंट भी इंड्यूस हो जाएगी वहां पर। सो यहां पर लूप को रोटेट करने से इस लूप के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से फिर करंट इंड्यूस होगी, अगर ये लूप आगे चल के कंप्लीट होगा, अगर ये सर्किट कंप्लीट होगा तो। सो अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो हम देख लेते हैं, या करंट कितना इंड्यूस होगी वो हम देख लेते हैं।
क्वांटिटेटिव मेजरमेंट से इक्वेशंस डेरिवेशन से पहले हम यहां पर फिर से इसको लेंगे और यहां पर मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि जब इसके थ्रू फ्लक्स ये चेंज हो रहा है इसके रोटेशन की वजह से, करंट के बारे में मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि करंट जो है वो इसमें आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन चेंज होगी। यहां एक डायरेक्शन होगी करंट की, यहां पर फिर डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पर फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पर फिर से डायरेक्शन चेंज होगी, यहां पर फिर से सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हो जाएगी। वो हम यहां पर देखेंगे कि कैसे। उसके लिए पहले जरा लेंज लॉ याद करें। लेंज लॉ अगर आपको याद हो, लेंज लॉ में हमने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। और कॉज जो है, बेसिक कॉज हमेशा होता है चेंजिंग फ्लक्स। ओके, सेकेंडरी कॉजेस फिर आप देख सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉज हमेशा चेंजिंग फ्लक्स है। और इसमें हमने देखा है इंडक्शन में, जब हमने लेंज लॉ फैराडेज लॉ देखा था, अगर फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली डिक्रीज होता है, अगर फ्लक्स डिक्रीज होता है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है, that is induced in the same sense as that of magnetic field. In the same sense, not in the same direction. Okay, so ये डिटेल्स हमने पहले ही देखी हैं। आप EMI लेंज लॉ वाला वीडियो जो है वो फिर से देख सकते हैं इसको रिव्यू लेने के लिए। लेकिन अगर फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है, दैट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट सेंस to that of magnetic field, opposite sense to that of magnetic field. और वंस आपको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पता चल गई, राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल यूज करके डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। रिमेंबर, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट जो है वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। सो या तो इस डायरेक्शन में होगा या फिर यहां इस डायरेक्शन में होगा। सो वो हम डिसाइड कर लेंगे वेदर कि फ्लक्स जो है इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। सो रिमेंबर, हमने मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर किया था। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम था। अब जाके जब मैं इसे ऐसे रोटेट कर लूंगा, अब फ्लक्स का क्या होगा? फ्लक्स विल डिक्रीज। रिमेंबर, यहां पर 0 बन जाता है, तो यहां मैक्सिमम है, फ्लक्स इज गोइंग टू डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस हैं, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। ये दो पॉसिबल डायरेक्शंस है, या तो ये डायरेक्शन पॉसिबल है या फिर ये डायरेक्शन पॉसिबल है। अब इज दिस इन द सेम सेंस? इज दिस डायरेक्शन इन द सेम सेंस और दिस डायरेक्शन इन द सेम सेंस? रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये तो अपोजिट सेंस बन जाएगा, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये सेम सेंस बन जाएगा। सो डायपोल मोमेंट जो है वो इनवर्ड है, यहां ऐसे है। ओके, यहां पर अगर हम देखेंगे तो इनवर्ड है। और राइट हैंड थंब रूल अगर हम यूज कर लेंगे, डायपोल मोमेंट अगर इनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो ऐसे होगी। यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए बी सी डी ए। ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट ए बी सी डी ए। सो फिलहाल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ए बी सी डी ए इस डायरेक्शन में आ रही है करंट। ओके, और यहां से यहां तक फ्लक्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कंटिन्यूअसली सेम सेंस में होगा, डाउनवर्ड इनवर्ड होगा, और करंट जो होगी वो कंटिन्यूअसली होगी फ्रॉम ए टू बी टू सी टू डी टू ए। ओके, इस डायरेक्शन में करंट होगी। अब यहां पर फ्लक्स 0 बन गया। ओके, अब जब हम फर्दर रोटेट कर लेंगे, रिमेंबर हमने इस साइड से शुरुआत की थी, तो मैं इसको कुछ मार्क देता हूं ताकि हम
बोला जाए इसको। सो यहां से हमने शुरुआत की थी, यहां से यहां तक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी सी डी ए। अब फर्दर जब आप रोटेट कर लेंगे तो फ्लक्स जो है वो अब डिक्रीज होगा। रिमेंबर यहां पर जीरो है, यहां पर फिर से मैक्सिमम है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट वुड मीन इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड फ्लक्स अब इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट ऐसे होना चाहिए। दो ही पॉसिबल डायरेक्शंस है, या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अब ये तो सेम सेंस में हुआ, ये भी नीचे की ओर है, ये अपोजिट सेंस होगा। ओके, सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज दिस वे, आउटवर्ड हियर। और अगर आउटवर्ड है, या मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ऐसे आपके लिए इनवर्ड बन जाएगा। अगर इनवर्ड है, देन सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज इट स्टिल ए बी सी डी ए कि डिफरेंट है? यू कैन सी ए बी सी डी ए सेम डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट अभी चेंज नहीं हुई, डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी है ए बी सी डी ए। रिमेंबर यहां से हमने शुरुआत की थी, यहां से यहां फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था, तो करंट की डायरेक्शन इज ए बी सी डी ए। अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, लेकिन करंट की अभी भी वही डायरेक्शन है, ए बी सी डी ए। सो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, यहां तक ऐसे होगा। सो यहां से हमने शुरुआत की थी, रिमेंबर मार्क हमने लिया था, ये मार्क ऊपर की ओर पहले है, यहां से यहां तक एक हाफ रोटेशन हो गई। ओके, यहां से यहां तक हाफ रोटेशन, और इस हाफ रोटेशन में हम देख रहे हैं कि करंट जो है, करंट की डायरेक्शन जो है, दैट कंटिन्यूज टू बी ए बी सी डी ए। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही है, इस हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हुई। मैग्नीट्यूड का क्या होगा, करंट के वैल्यू का क्या होगा, वो हम बाद में देख लेंगे जब हम इक्वेशंस के साथ डील कर लेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं। सो इस पहली हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट कंटिन्यूज टू बी सेम, ए बी सी डी ए। ओके, ए बी सी डी ए। अब जाके दूसरा हाफ रोटेशन, रिमेंबर ये हाफ रोटेशन कंप्लीट हो गई, और यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम है। अब फ्लक्स मैक्सिमम है तो अब फ्लक्स डिक्रीज होगा फिर से, रिमेंबर यहां पर फिर से जीरो बन जाएगा। सो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ओके, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब डायपोल मोमेंट के लिए दो पॉसिबल डायरेक्शंस है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, या फिर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब ये सेम सेंस में है कि ये सेम सेंस में है? ये तो अपवर्ड है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की ओर है। सो ये सेम सेंस है, ये भी नीचे की ओर जा रहा है। सो हमारा जो डायपोल मोमेंट अब है वो इस डायरेक्शन में है। अब अगर डायपोल मोमेंट ऐसे है, इनवर्ड, यहां इस साइड में है, इनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो अब क्या है? यू कैन सी नाउ, अब ए से बी की तरफ जा रहा है कि ए से डी की तरफ जा रहा है? ए से डी की तरफ जा रहा है, फिर डी से सी की तरफ, सी से ए, सी से बी, बी से। सो डी सी ए बी ए, डी सी बी ए, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है दूसरे हाफ में, दिस वाज फर्स्ट हाफ, अब सेकंड हाफ जो है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज डी सी बी ए डी। सो डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। रिमेंबर यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम था, अब फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स जब डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम सेंस इनवर्ड है यहां पर, नीचे की ओर, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की ओर है। सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट नीचे की ओर है, इनवर्ड है। और अगर इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल से, कर्लिंग ऑफ फिंगर से हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होनी चाहिए। और डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे मतलब डी टू सी टू बी टू ए टू डी सी बी ए, डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस। सो डायरेक्शन ऑफ करंट अब चेंज होगी। सो जब रिमेंबर यहां से यहां तक डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रही थी, अब यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है। ओके, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है। अब फर्दर जब हम रोटेट कर लेंगे, अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डी सी बी ए डी है। यहां तक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो सिचुएशन सेम रह रही है, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब यहां पर फ्लक्स जीरो होगा। ओके, यहां पर फ्लक्स जीरो होगा। अब जब हम फर्दर रोटेट कर लेंगे, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? रिमेंबर यहां पर तो फिर से मैक्सिमम बन जाएगा। सो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स जब इंक्रीज होता है तब हमें पता है इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द अपोजिट सेंस टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अपोजिट सेंस जो है, इज दिस अपोजिट सेंस? नहीं, ये तो है डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी है डाउनवर्ड। सो अपोजिट सेंस ये बन जाएगा।
ओके, यहां से अगर हम देखेंगे ऐसे बन जाएगा. सो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डेवलप्ड इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस वे. सो थंब इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में. अब डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, इज इट स्टिल DCBA या फिर ABCD? यू कैन सी DCBA, ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट अब होगी. DCBA, DCBA. सो डायरेक्शन ऑफ करंट अभी भी वही है, DCBA. सो स्टार्ट से फिर से लेते हैं. रिमेंबर ये मार्क जो है वो ऊपर की ओर था. यहां पर जब मैंने रोटेट करना स्टार्ट किया तो पहली हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही थी ABCDA. फिर यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुई थी, डायरेक्शन ऑफ करंट ये बन गई थी DCBAD. और अब हम देख रहे हैं कि यहां तक तो वही रहा था, यहां पर भी वही रह रहा है, इस पार्ट में भी वही रह रहा है DCBAD यहां तक. तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गई. सो एक कंप्लीट, रिमेंबर ये अब फिर से ऊपर की ओर आ गया ये मार्क. सो पहली हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट इज ABCDA और दूसरी हाफ रोटेशन में डायरेक्शन ऑफ करंट इज DCBAD. फिर से वहीं पर हम आगे जहां से हमने शुरुआत की थी. तो फिर से वही होगा जो हमने देखा था. यहां पर फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट हाफ रोटेशन के लिए ये होगी, फिर हाफ रोटेशन के लिए ये होगी, फिर हाफ रोटेशन के लिए ये डायरेक्शन होगी, फिर हाफ रोटेशन के लिए ये डायरेक्शन होगी, फिर हाफ डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन होगी, फिर हाफ डायरेक्शन के लिए ये डायरेक्शन होगी. सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो रही है. After every half rotation direction change हो रही है. Direction of current is changing after every half rotation, after regular intervals. अब direction change होना after regular intervals वो oscillations में होता है. So that's what we call as alternating current. इसकी direction जो है वो after regular interval change हो रही है. After regular ABCDA, फिर हाफ रोटेशन के बाद DCBAD, फिर हाफ रोटेशन के बाद ABCDA, फिर हाफ रोटेशन के बाद DCBAD. So after every half rotation, direction of current is changing. So after regular intervals, direction of current is changing. After regular interval change होना जो है, that is what we call as alternating current. Direction of current is changing after regular intervals, and that's what happens in oscillations. और वही हमने देखा था LC oscillations में. LC oscillation में वही हमने देखा था. डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो आफ्टर एवरी हाफ, वो जो डायग्राम्स हमने ड्रॉ की थी पिछले सेशन में वहां पर आप देख लें, वो आप देख सकते हैं फिर से. आफ्टर एवरी हाफ साइकिल रोटेशन जो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो चेंज हुई थी. ओके, और रिमेंबर वहां पर पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर भी चेंज हुई थी. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई थी आफ्टर रेगुलर इंटरवल. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हुई थी. तो वो सब कुछ वहां पर हो रहा था. यहां पर फिलहाल हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं. सो इस रोटेटिंग लूप में क्या होगा, अगर आप ये रोटेटिंग लूप है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, करंट जो इंड्यूस हो जाएगी फेरेडेज लॉ के हिसाब से, या ईएमएफ जो इंड्यूस हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल चेंज होगी, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, ऑल्टरनेटिंग करंट. अब एग्जैक्टली ये कैसे चेंज हो जाएगा? इज इट जस्ट कि हाफ रोटेशन के लिए करंट इज कांस्टेंट और फिर सडनली डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, फिर से कांस्टेंट, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, फिर से कांस्टेंट, फिर से डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, फिर से कांस्टेंट, लेकिन और कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. ओके, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है. जैसे कि आपने एलसी ऑसिलेशन में देखा था, कभी करंट जीरो थी और फिर जाके करंट कभी मैक्सिमम भी बन गई, फिर जाके डिक्रीज होके फिर से जीरो बन गई, फिर जाके अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होके मैक्सिमम बन गई, फिर वहां पर फिर से डिक्रीज होके जीरो बन गई. तो डज दैट हैपन हियर आल्सो कि यहां पर कुछ और है? वो चीज हम अब क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स अब लेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस अब इससे कर लेंगे, और शुरुआत ऑफ कोर्स फैराडेज लॉ से ही होगी. ओके, ओके. नाउ मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लूंगा. मैं इसको टर्न कर लूंगा बाय 90 डिग्रीज. अभी सिचुएशन क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और लूप जो है वो ऐसे फ्लैट है इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड. मैं इसको ऐसे टर्न कर लूंगा. ओके, ऐसे टर्न कर लूंगा जस्ट टू गेट द आइडिया अबाउट द एंगल किसके बराबर होगा एट एनी टाइम टी. सो मैग्नेटिक फील्ड अब राइटवर्ड और प्लेन जो है वो अब ऐसे है. ओके, ऐसे है.
सो वो मैं अब यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड, रिमेंबर विच इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप, दिस इज प्लेन ऑफ द लूप। रिमेंबर लूप ऐसे अब है, ओके, लूप ऐसे है। अब फ्लक्स में सिंस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया जो है वो प्लेन एरिया हम ले रहे हैं, अब उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है लेकिन प्लेन ही है, प्लेन ही है। तो फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन हम यूज कर लेंगे दैट इज बी ए कॉस ऑफ थीटा। ये हमने पिछले टॉपिक्स में देखा है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज बी ए कॉस ऑफ थीटा इस सिचुएशन के लिए। जनरल इक्वेशन तो ये नहीं है, जनरल इक्वेशन हमें पता है कि इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन होती है। सो बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एरिया इज प्लेन। अब वहां पर एरिया की डायरेक्शन होती है, रिमेंबर दिस एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। और डायरेक्शन ऑफ एरिया जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, जिस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। सरफेस अब ऐसे हैं तो एरिया की डायरेक्शन जो है इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, तो या तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर या फिर इस डायरेक्शन में, ओके। हम ये डायरेक्शन चूज कर लेंगे, वी आर चूजिंग दिस डायरेक्शन। सो एरिया की डायरेक्शन जो है वो मैं ये चूज कर रहा हूं, और मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पहले से ही है। So area and magnetic field are in the same direction. This is precisely the reason कि मैंने एरिया की डायरेक्शन ये क्यों चूज कर ली। अब स्टार्ट में तो हमारे पास ऑप्शन है ये चूज कर लें या ये चूज कर लें, लेकिन उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने ये चूज किया है तो रोटेट करने के बाद यही रखना पड़ेगा, ओके। सो एंगल जीरो बन रहा है, इनिशियल एंगल जीरो बन रहा है, इसलिए मैं ये वाली डायरेक्शन चूज कर रहा हूं। सो एट दिस इज एट t इक्वल टू 0 और यहां पर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये रोटेट कर लेगा विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा डी से रोटेट कर लेगा। अब अगर ये हाथ जो है ये लूप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मेरा हाथ जो है रोटेट कर रहा है तो उसके साथ ये एरिया की डायरेक्शन जो वो भी रोटेट कर रही है। जितना मेरा हाथ रोटेट कर लेगा उतना ही ये भी रोटेट कर लेगा। मेरा हाथ 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री से रोटेट कर लेगा और एक साथ रोटेट कर रहा है, दैट मींस दोनों की एंगल ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम है। जिस स्पीड से मेरा हाथ रोटेट कर लेगा उसी स्पीड से ये डायरेक्शन जो है एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल जो है वो भी रोटेट कर लेगा। सो इस सरफेस, इस लूप की रोटेशन की स्पीड और एरिया की डायरेक्शन की रोटेशन की स्पीड सेम होगी, ओके, सेम होगी। फिर से देख लें, ये ऐसे एक साथ जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, इनकी रोटेशन आइडेंटिकल है, इनकी रोटेशंस आइडेंटिकल है, दैट सिंपली मींस कि इनके एंगल ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम है। अब ये तो टाइम t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन है जहां पर थीटा जो है वो 0 के बराबर है। अब कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद मैं यहां पर इसे ड्रॉ कर लूंगा। कुछ टाइम के बाद लूप ऐसे है और एरिया जो होगा वो इस डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन, रिमेंबर इज रोटेटिंग विद एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा डी। और मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सो इन दो के बीच में अब ये एंगल थीटा है। अब ये थीटा किसे, दिस इज एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। हम किसी खास टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी जनरल बात कर रहे हैं। तो एट एनी टाइम t एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। अब ये थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, टाइम कितना हुआ है यहां से यहां तक। रिमेंबर ये सिचुएशन जो हमने कंसिडर की है ये ऐसा है,
अब मैं इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, सो t इक्वल टू 0 टाइम t। सो टाइम कितना हुआ है 0 टू t माइनस 0 इज t, टाइम t हुआ है। सो इस टाइम t में एंगल थीटा बन गया है। अब ये थीटा किसके बराबर है, दैट्स व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। उसके लिए सिंपल सी बात, डिस्टेंस हमें पता है इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल स्पीड इंटू टाइम, और ये यहां पर एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल इज द एंगुलर डिस्टेंस। सो एंगुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी हमें पता है ओमेगा डी है, और टाइम हमें पता है टी हो चुका है। सो दिस थीटा एंगुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ओमेगा डी इंटू टी, ओमेगा डी इंटू टी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें थीटा पता चल गया कि थीटा किसके बराबर है। सो एट एनी टाइम टी एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। रिमेंबर इनिशियल एंगल हमने 0 लिया था, सो इनिशियल कंडीशन हम सेट कर रहे हैं। दिस इज जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, ओके, दिस इज जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। अदरवाइज इनिशियल एंगल कुछ और भी हो सकता है, दैट विल ओनली कॉम्प्लिकेट आवर मैथमेटिक्स। ओके, सो जस्ट मैथमेटिकल सिंपलिसिटी के लिए हम इनिशियल एंगल जो है वो 0 ले रहे हैं, और एट टाइम टी एंगल जो है वो ओमेगा डी टी के बराबर बन रहा है, ओमेगा डी टी के बराबर। नाउ वी कैन प्रोसीड ऑन। अब फ्लक्स जो है दैट इज b इंटू a इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा हमें पता चल गया इज ओमेगा d इंटू टी, ओमेगा सबस्क्रिप्ट d, ओके, ओमेगा सबस्क्रिप्ट d। सो मैं यहां पर लिखूंगा अब दिस इंप्लाइज phi b मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज b इंटू a इंटू कॉस ऑफ ओमेगा dt, कॉस ऑफ ओमेगा dt। अब फैराडेज लॉ यूज करते हैं टू फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ कि इस रोटेटिंग लूप में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। नाउ फ्रॉम फैराडेज लॉ, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड लॉज इन फिजिक्स, फैराडेज लॉ, वर्ल्ड इकोनॉमी रन्स ऑन फैराडेज लॉ। फ्रॉम फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड, अब मैं ईएमएफ इंड्यूस्ड को सिंपली ई से रिप्रेजेंट करूंगा, इज माइनस एन d phi b by dt, minus n. N is the number of turns in the loop. Okay, n is the number of turns in the loop. n d by dt of, अब phi b जो है वो आपने ऊपर देख लिया is b a cos of omega dt. Okay, so this implies EMF induced is equal to minus n। अब B यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो बाहर आएगा A, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, वो भी बाहर आएगा। सो NBA, NBA डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ ओमेगा dt, डिफरेंशिएशन ऑफ cos AX विद रिस्पेक्ट टू x, अगर आपको याद हो दैट इज माइनस A sin AX, तो वो मैं यहां पर लिखूंगा माइनस A के बदले में ओमेगा d sin ओमेगा dt। So this implies E is equal minus minus plus NBA omega d sine of omega dt, sine of omega dt. Call this some equation 1. So EMF induced किसके बराबर है, जो इस लूप में EMF डेवलप हो रहा है। Remember that is what will drive the current. EMF is equal to N is the number of turns in the loop, B is the magnetic field, N भी कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, A is area of the loop, इसका एरिया कितना होगा वो भी कांस्टेंट है, ओमेगा D is the angular velocity of the loop, so ओमेगा D भी कांस्टेंट, हम यूनिफॉर्म angular velocity दे रहे हैं, although हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन we will keep it constant into sine of omega dt. Now you can see कि EMF जो है that is changing sinusoidally. तो जिस EMF is the sine function of time, sine function of time, so it's changing sinusoidally, it's oscillating. इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। जैसे साइन चेंज होता है एग्जैक्टली सेम पैटर्न में ई भी चेंज होगा। ऑफ कोर्स दिस विल हैव एन इंपैक्ट, वो वैल्यू मैग्नीट्यूड पे लेकिन उसका असर पड़ेगा। सो ईएमएफ इज चेंजिंग साइनोसॉइडली, ईएमएफ इज चेंजिंग साइन, और साइनोसॉइडली चेंज होने का मतलब है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस है।
सो ईएमएफ जो यहां पर इंड्यूस हो रहा है दैट इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक चेंज, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हो रही है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ वाइल. अगर ईएमएफ ऑसिलेट कर रहा है तो इसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी होगा, एम्पलीट्यूड भी होगा. ओके, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? अब n तो चेंज नहीं हो रहा है, तो n के वजह से ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है. b के वजह से ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज b इज कांस्टेंट. a के वजह से ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज a इज कांस्टेंट. ओमेगा d के वजह से ईएमएफ चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ओमेगा d इज कांस्टेंट. किसके वजह से चेंज हो रहा है? ये साइन टर्म के वजह से. तो ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन ऑफ ओमेगा dt मैक्सिमम होगा. और साइन ऑफ थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है 1 के बराबर है. ओके, 1 के बराबर है. देयरफॉर या ऐसे लिखते हैं, इफ साइन ऑफ ओमेगा dt इज इक्वल टू 1, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो ईएमएफ का भी मैक्सिमम वैल्यू होगा. देन E इज इक्वल टू E0 से मैं उसे रिप्रेजेंट कर लूंगा, मैक्सिमम वैल्यू को मैं E0 से रिप्रेजेंट कर लूंगा, E0 से रिप्रेजेंट कर लूंगा. और वो किसके बराबर होगा? यहां से N B A ओमेगा D साइन ऑफ ओमेगा D, तो 1 के बराबर है. तो मैक्सिमम वैल्यू ये है N B A ओमेगा D. ये वाला पार्ट जो वो मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू इज द एम्पलीट्यूड. और अगर आपको ऑसिलेशंस का जहन में हो ग्रेड 11 से, तो हमें पता है कि साइनोसाइडल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, साइनोसाइडल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वही एम्पलीट्यूड होता है. तो यहां पर भी वही है, ये सारा कोफिशिएंट है साइनोसाइडल टर्म का, तो वो सारा जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है. सो अब मैं एन बी ए ओमेगा डी उसके बदले में E0 लिखूंगा. उसके बदले में E0 लिखूंगा. सो इक्वेशन 1 जो है, 1 implies, 1 can be rewritten as E is equal to E0 sine of omega dt. E is equal to E0 sine of omega dt. EMF sinusoidally change हो रहा है. It's undergoing simple harmonic oscillations. और simple harmonic oscillations के angular frequency होती है, time period होता है. और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो एंगल यहां पर है, ये एंगल जो यहां पर है, वहां पर टाइम का जो कोफिशिएंट होता है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा डी. एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा डी. एंड सी दैट इज न्यूमेरिकली सेम एज एंगुलर वेलोसिटी. न्यूमेरिकली वैल्यू उसका सेम है एज दैट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी. वैल्यू उसका सेम है. एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिजिकली आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव द सेम सिंबल फॉर देम इन फिजिक्स. ओके, उसका ये मतलब नहीं है दे लुक सेम. और आप टाइम पीरियड के साथ इक्वेशन देखेंगे वो भी सेम दिखती हैं, बट फिजिकली दे आर नॉट सेम. फिजिकली दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज. इसलिए मैं कह रहा हूं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज न्यूमेरिकली equal to the angular velocity of the rotating loop. Numerically equal to angular velocity of the rotating loop. अब angular velocity जो है वो इस लूप की कौन डिसाइड कर लेगा? वो तो मैं डिसाइड कर लूंगा, एक्सटर्नल एजेंसी डिसाइड कर लेगी. हम इसे कितना तेज घुमा देंगे वो मैं डिसाइड कर लूंगा. वो ये तो खुद तो डिसाइड नहीं कर लेगा. मैं जो इसे घुमा रहा हूं वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इसे स्लोली घुमाना है कि मुझे इसे तेज घुमाना है. वो मैं डिसाइड कर लूंगा. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा डी मैं डिसाइड कर रहा हूं, तो ईएमएफ जो यहां पर इंड्यूस हो रहा है उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैं डिसाइड कर रहा हूं. अगर मैं इसको स्लोली घुमाऊंगा तो ओमेगा डी कम होगा. ईएमएफ जो वहां पर इंड्यूस होगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगी. अगर मैं इसको तेज घुमा रहा हूं तो ओमेगा डी मैं ज्यादा बना रहा हूं, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वहां पर ओमेगा डी उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा. सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द ड्राइवर. ओके, बाय द ड्राइवर. इट इज डिसाइडेड बाय द ड्राइवर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ड्रिवन एंगुलर. सी यहां पर फ्री ऑसिलेशंस अब नहीं है.
मैं इसे घुमा रहा हूं, आई एम फोर्सिंग इट टू अंडरगो ऑसिलेशन। अगर मैं इसे घुमाना छोड़ दूंगा, मैं इसे अब नहीं घुमाऊंगा, अगर मैं नहीं घुमाऊंगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। सो मेरा घुमाना जो है उसके वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आई एम फोर्सिंग दीज ऑसिलेशंस। ये फोर्स्ड ऑसिलेशंस, ये फ्री ऑसिलेशंस नहीं है एलसी ऑसिलेशंस की तरह, फोर्स्ड ऑसिलेशंस है। और फोर्स्ड ऑसिलेशंस में एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिसाइडेड बाय द ड्राइवर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ड्रिवन एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, ड्रिवन, दैट्स व्हाई द सबस्क्रिप्ट डी, नाउ यू नो द सबस्क्रिप्ट डी मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है। दिस इज कॉल्ड driven angular frequency, driven angular frequency, driven angular frequency। अब angular frequency ओमेगा डी के बराबर है, तो what about the frequency, what about the time period, time period is अगर आपको याद हो ये इक्वेशन, angle of frequency is 2 pi divided by t। See again, it looks same as angle of velocity. Angle of velocity is equal to rotation divided by time taken, angle through which it rotates divided by time. So it looks same, but physically is not same. Okay, physically, numerically is same, but physically is not same. अब यहां से t is equal to 2 pi divided by omega d। ओमेगा डी ड्राइवर डिसाइड करता है, दैट मींस टाइम पीरियड ड्राइवर डिसाइड, मैं डिसाइड करता हूं कि टाइम पीरियड कितना होगा इस ऑसिलेशन का। और फ्रीक्वेंसी इस ऑसिलेशन की किसके बराबर होगी, फ्रीक्वेंसी एफ, वो हमें पता है टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, सो दैट विल बी ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 2 पाई, ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो लूप जब रोटेट कर लेगा इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, साइनोसॉइडल ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो सिंपल हार्मोनिकली चेंज होता है, जिसकी डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल चेंज होगी, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल चेंज होगी, विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ E0 व्हिच इज गिवन बाय NBA ओमेगा डी। ओके, NBA ओमेगा डी। और angle of frequency omega d, which is decided by me, we call that driven angle of frequency। time period 2t is equal to 2 pi divided by omega d। frequency f is equal to omega d divided by 2 pi, omega d divided by 2 pi। अब इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, वो मैं यहां पर ड्रॉ कर लूंगा। साइनोसॉइडल, साइन वाला ग्राफ होगा, साइनोसॉइडल, ये मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड विच इज E0, यहां से माइनस E0 विच इज सिंपली ईएमएफ इन द अदर डायरेक्शन, ओके, इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां से यहां तक हाफ साइकिल, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज, बाय द वे हाफ साइकिल का मतलब वहां पर टाइम t/2 होगा, हाफ द टाइम पीरियड। यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे पहले पॉजिटिव ईएमएफ है, उसके बाद नेगेटिव ईएमएफ है, पॉजिटिव एक डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन के लिए, से पॉजिटिव इज फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, नेगेटिव इज फॉर क्लॉकवाइज। ओके, और यहां से यहां तक और एक हाफ रोटेशन है, हाफ ऑसिलेशन है। अब ये हाफ और ये हाफ कंप्लीट ऑसिलेशन, तो यहां पर टाइम पीरियड t होगा। यहां पर फिर से आप देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे पहले नेगेटिव ईएमएफ, इसके बाद पॉजिटिव ईएमएफ, फिर हाफ साइकिल के बाद यहां पर फिर से डायरेक्शन चेंज हो रही है, इससे पहले पॉजिटिव, इसके बाद नेगेटिव। सो आफ्टर एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन इज चेंजिंग। ओके, आफ्टर एवरी हाफ साइकिल डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो ईएमएफ का ग्राफ ऐसा होगा, सेम एज दैट ऑफ द साइन फंक्शन। ईएमएफ है ही साइनोसॉइडल, साइन फंक्शन होनी चाहिए, ओके, साइन फंक्शन के हिसाब से। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब अगर ये कंप्लीट लूप होगा, कंप्लीट सर्किट होगा, तो करंट किसके बराबर होगी, करंट इंड्यूसर किसके बराबर होगी, जिस पैटर्न का ईएमएफ होगा उसी पैटर्न की करंट होगी। ओके, सो करंट के लिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिखूंगा, I स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा dt। अब ये मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं +5, मैं वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं।
I0 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, जो डिपेंड करेगा कि आगे कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है, कहीं इंडक्टर तो नहीं लगा हुआ है, कहीं कैपेसिटर तो नहीं लगा हुआ है, तो दैट विल डिसाइड कि ये करंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा। और फिर जाके ओमेगा डी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जो ईएमएफ की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी वही ऑसिलेटिंग करंट की भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। फाई इज समथिंग वी कॉल एज फेज कांस्टेंट, और इन दो को कंपेयर करके फाई विल बी द फेज डिफरेंस। अब नेक्स्ट सेशन में हम फेज कांस्टेंट, फेज डिफरेंस की डिटेल में बात कर लेंगे। वैसे यू आर सपोज टू नो दिस फ्रॉम ग्रेड 11, लेकिन हम थोड़ा सा रिव्यू लेंगे उसको समझने के लिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होगी, इस चैप्टर में होगी। सो करंट इज ऑल्सो चेंज साइनोसॉइडली with angular frequency same as that of the EMF, और करंट और EMF के बीच में शायद कुछ फेज डिफरेंस हो, शायद कुछ फेज, जरूरी नहीं कि फेज डिफरेंस एग्जैक्टली होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए, कभी होता भी है कभी नहीं भी होता है, वो हम आगे चल के देख लेंगे कि कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, कैसे सर्किट्स में फेज डिफरेंस होता है, कैसे सर्किट्स में फेज डिफरेंस नहीं होता है, और फेज डिफरेंस से क्या होता है एग्जैक्टली वो हम आगे चल के देखेंगे। सो वो फेज डिफरेंस अगर है तो वो मैं फाई उसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ओके, फाई उसके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। सो आई इज इक्वल I0 साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई। तो ये करंट वाली इक्वेशन और ये ईएमएफ वाली इक्वेशन, ओके, ईएमएफ वाली इक्वेशन। ओके, इस सेशन में हम इतना ही कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन में अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम विल टॉक अबाउट दिस फाई, विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस फाई, फेज कांस्टेंट क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। मैं 11th वाले पोर्शन से ही एग्जांपल लूंगा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, इसलिए क्योंकि वी कैन विजुअलाइज दैट, तो वो एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि फाई एग्जैक्टली होता क्या है और फेज डिफरेंस होता क्या है और उसके वजह से होता क्या है। ओके।